13 जुलाई तो अगर मैं भूल भी गया हूँ तो भूल नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई। लॉर्ड्स में चेस करना, दादा का रिएक्शन जो टी शर्ट निकाल के वो लॉर्ड्स की बैल्कनी पे फिर ग्राउंड पे आके मेरे ऊपर प्रॉपर पूरा जम कर जाएंगे, वो सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, 13 जुलाई तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। 13 जुलाई की तारीख जो है कोई भूल ही नहीं सकता। और जब भी हम 13 जुलाई की बात करते हैं तो हमेशा हमारे सामने एक ही शख्स का नाम याद आता है, वो है मोहम्मद कैफ, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कैफ भाई, 13 जुलाई 2002 नेटवर्स ट्रॉफी फाइनल, आपकी वो सबसे बेहतरीन पारी। मैं आपसे, आई एम श्योर कि आपसे पहले भी ये सवाल पूछा होगा, बट मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस दिन, आपके लिए सबसे यादगार लम्हा क्या था? वो डाइव जो आपने आखिरी में मारा इंडिया को जिताने के लिए, वो पारी जो आपने खेली वो, या फिर जब आपने अपने कप्तान को देखा लॉर्ड्स के बालकनी में टी शर्ट उतार के घुमाते? बड़ा मुश्किल है उसको, उस मोमेंट को पूरा मैं आपको उसको बयां करना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई उस मैच की। अगर बात करूं मैं, बहुत सारी चीजें हुई। वो दादा का रिएक्शन जो मैं रेडी नहीं था कि उस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, टी शर्ट निकाल के वो लॉर्ड्स की बैल्कनी पे लहराएंगे, फिर ग्राउंड पे आके मेरे ऊपर प्रॉपर पूरा जम कर जाएंगे, वो सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसके बाद फिर वो लॉर्ड्स में चेस करना, 326 रन पहले कभी हुआ नहीं। हम लोग जब ओवरसीज खेलते थे तो हमको बोलते थे यार चेजिंग करना इतना इनके बस की बात नहीं, इंडियन टीम कहाँ चेस कर पाती है। जब इंडिया में खुद हम 2000 में जब इंग्लैंड आई थी इंडिया, तो वहां हम 250-60 भी चेस नहीं कर पा रहे थे। और बहुत चीजें, मतलब मेरे लिए और मुझे हर साल लोग रिमाइंड करते हैं, मतलब 13 जुलाई तो अगर मैं भूल भी गया हूँ तो भूल नहीं पाता, क्योंकि फोन आना स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग से, मुबारकबाद लोग देना देने लगते हैं, फिर सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं मेमोरीज। तो 13 जुलाई तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। अच्छा, कहते हैं कि इंडिया में जो सबसे मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं इंडियन क्रिकेट में, चाहे आप 1983 का वर्ल्ड कप ले लो, 2011 का वर्ल्ड कप ले लो, या फिर 2002 का नेटवर्स ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी होती है वो होती है लंच ब्रेक, जब बीच के इनिंग्स का जो होता है, जब एक मोटिवेशनल टॉक कभी कपिल पाजी ने दिया, एमएस ने दिया हम्म। 2011 में। हम्म। 2002 के नेटवर्क में 326 चेस करने थे, कभी हुआ नहीं था। दादा ने क्या बोला? पहले तो बहुत शांति थी, क्योंकि सभी लोग शॉक थे कि यार 325 रन तो बड़ा मुश्किल होगा, इतने रन कभी चेज नहीं हुए। क्योंकि हमने बड़ी बड़ी मीटिंग करी, बड़ी प्लानिंग करी थी कि यार देखो फाइनल्स हम जीत नहीं पाते, बाकी था हम टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, और बड़े जोश के साथ हम फील्ड ग्राउंड पे उतरे थे, हमने पूरा एफर्ट लगाया, पर वो एफर्ट कामयाब नहीं हुआ, 325 बन गए। तो आपने वो लंच ब्रेक की बात करी, तो ब्रेक में लोग बिल्कुल शांत थे, सब अपने अपने जहां उनका चेयर होती वहां बैठे हुए थे, और बिल्कुल एक साइलेंट सा माहौल था। फिर दादा ने बिल्कुल मैच स्टार्ट होने से पहले सबको बुलाया कि आप बस मुझे दो चीज बोलनी है, जो हो गया वो हो गया, फिनिशिंग अच्छी करनी है, और ध्यान रहे कि जल्दबाजी ना करें, जल्दी जल्दी विकेट ना खोएं। दो चीज मुझे याद है कि उनका प्लान था एज ए बैट्समैन की, अच्छा पिच है ये, अच्छा हम्म। बैटिंग पिच है, और स्टार्ट करो कि 15 ओवर में अगर 80-90 के आसपास पहुंचते हैं और ज्यादा विकेटें ना गंवाए तो एक गेम बन सकता है। तो अभी सब कुछ हारा नहीं है, हम कैसे बैटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ये उनका मैसेज था। वो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने 2 मिनट लिया था बस, कि भाई अच्छा नहीं हुआ फील्डिंग बॉलिंग पर, अब ये हमें टारगेट चेस करना है और इस प्लान से आगे बढ़ना है बस। ये 2 मिनट जो आपने कहा ना कैफ भाई, ये भी एक सीक्वेंस है। 2 मिनट कपिल हाँ, पाजी ने बोला, 2 मिनट का दो एमएस ने बोला, मिनट 2 मिनट का दादा ने बोला, तो 2 मिनट दो में मिनट सिर्फ नूडल्स ही नहीं, हाँ। इंडियन क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मैचेस जो है वो भी शायद 2 मिनट में ही तय होते हैं। वैसे नेटवर्क एक अपने आप में एक चैप्टर रहा, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी जगह बनाई बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ साथ फील्ड में सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक आपका नाम जब भी लिया जाता है, आपका नाम लिया जाता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फील्डर कौन है? इंडियन टीम में तो बहुत बहुत फील्डर्स अच्छे आ गए, अभी तो बहुत ही फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। मैं रविंद्र जडेजा की तारीफ करूंगा, उनकी फिटनेस, वो एक तो अच्छे फील्डर पहले से ही थे, पर
आप है ना, जब थोड़ा सा उम्र बढ़ती है आपकी, तो आप फील्डिंग थोड़ी आपकी स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। पर जडेजा के साथ देखा मैंने, उनकी फील्डिंग बेहतर हुई है, तो ये अच्छा एक संकेत है कि आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होता है, आप बेटर फील्डर बन जाते हो। फिर विराट कोहली हैं उसमें, अजिंक्य रहाणे स्लिप पे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, उनका बहुत शानदार आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। और आजकल के बॉलर्स बॉलर्स बहुत लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं, बुमराह हो गए, इवन शामी का भी एफर्ट पूरा होता है, ईशांत शर्मा इतने लंबे हैं पर एफर्ट पूरा है। तो आजकल फील्डिंग का जो दायरा है वो बैट्समैन तक सीमित नहीं है। आपको अच्छी टीम बननी है तो आपके बॉलर्स को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा चेंज देखा मैंने कि बॉलर्स भी अच्छी फील्डिंग कर। श्रीलंका का दौरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस दौरे में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो है वो मोहम्मद कैफ के साथ है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के आप सपोर्ट स्टाफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसीलिए मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि शिखर धवन कप्तान बनकर श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। कप्तान जरूर है, पर क्या आपको लगता है कि शिखर धवन अपने आप में जब एक फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उतरेगी उसमें वो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, या आपको लगता है कि ये सीरीज इवन दो वो कप्तान है उनके लिए भी बहुत ज्यादा अहम है? आई थिंक शिखर धवन बहुत लाजवाब प्लेयर हैं, जब से वो दिल्ली कैपिटल्स आए हैं। मेरे ख्याल से उनका जो खेल है और निखर गया है और निखार आई है खेल में। आप अगर पिछला आईपीएल देख ले तो उन्हें बैक टू बैक 2 सेंचुरी भी मारी थी, जो कभी उन्होंने अपने करियर में, आईपीएल करियर में ऐसा नहीं किया। जो बैक टू बैक सेंचुरीज हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी काफी हाई हो गया है, 140-45 के आसपास का स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहे हैं जो। तो मेरे ख्याल से शिखर धवन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अगर जगह बनती है, क्योंकि उनका T20 में शायद अभी इंडियन टीम में नाम नहीं है, पर मुझे कहीं से शिखर धवन में कोई कमी नहीं दिखती कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में या वर्ल्ड कप जो आने वाला है आईपीएल के बाद, उसमें उनको अगर उनका फॉर्म बना रहे तो सिलेक्शन में सिलेक्शन उनका ना हो। मुझे क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं कि इंडिया को बहुत फायदा होगा। वो ऐसे प्लेयर है कि इंडिया को आते हैं, सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो लास्ट तक खेलते हैं। उनका जो रोल है वो बहुत उनको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं 15 ओवर 16 ओवर खेलना है, जो कि हर टीम की एक ओपनर की आवश्यकता होती है कि जो बंदा खड़ा होकर पूरा खेले। मेरे ख्याल से शिखर धवन की ये श्रीलंका दौरा, उसके बाद आईपीएल आने वाला है, तो ये बहुत अहम होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा और टाइट पोजीशन पे डालता हूँ। शिखर के ओपनिंग पार्टनर आपके दिल्ली कैपिटल्स के ही वो एक और ओपनर पृथ्वी शॉ की मैं बात कर रहा हूँ। पृथ्वी शॉ हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। रवि शास्त्री भी पृथ्वी शॉ को चाहते हैं, सेलेक्टर्स राहुल द्रविड़ के साथ पृथ्वी शॉ को चाहते हैं। आपके नजरिए में पृथ्वी शॉ को कहाँ होना चाहिए? क्या आप उनको टेस्ट टीम का एक हिस्सा मानते हैं, या आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ का इस छोटे से जो पीरियड बचा हुआ है इंडियन क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें भी शायद पृथ्वी शॉ की एक जगह बनने के लिए आउटसाइड चांस? बिल्कुल जगह बन सकती है, अच्छे फॉर्म में। और जैसे जैसे पृथ्वी शॉ क्रिकेट खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, रणजी खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, वो और बेहतर प्लेयर बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत युवा है, बहुत यंग है। हम लोग शायद युवा के ऊपर दिल्ली से ऋषभ पंत भी है, हम उनको काफी ज्यादा दबाव में डाल देते हैं कि ये ऋषभ पंत आया है तो मैच जिता के लाएगा। ऐसा नहीं है। वो युवा लोग ना, कभी कभी उनको टाइम लगता है एक बेहतर स्टेज में आने के लिए। और जो आप रिदम की बात करते हैं, बैटिंग रिदम है या फॉर्म है, जो लगातार मैच निकालने वाली बात करते हैं, वो थोड़ा एज के साथ साथ और बेहतर होता रहता है। वो मैं ऋषभ पंत में देख रहा हूँ, वो मैं पृथ्वी शॉ में देख रहा हूँ। शिखर धवन तो ऑलरेडी बहुत साल से खेल रहे हैं, तो वो उनमें मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे जैसे ये क्रिकेट खेल रहे हैं और बेहतर प्लेयर बन रहे हैं। तो शॉ में मुझे अभी आईपीएल जो हुआ था इंडिया में, बड़े अच्छे लय में दिखे, बड़े अच्छे फॉर्म में दिखे। उनका जो खेलने का तरीका है बहुत अनोखा है। तो एज अ कोच हम लोग ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस से उनको अच्छा खराब प्लेयर नहीं बोल सकते। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन अलग है, वहाँ सारे बैट्समैन स्ट्रगल करे, ऐसा नहीं कि पृथ्वी शॉ ही अकेले आउट हुए, वहाँ काफी लोग स्ट्रगल किए। तो उस दौरे से उनको नहीं परखना चाहिए। जैसे वापस आए, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया। विजय हजारे की बात करें, 800-900 रन बनाए, उसके बाद आईपीएल में फॉर्म लेके आए। तो ये फॉर्म श्रीलंका में उनको कंटिन्यू करना चाहिए, फिर आईपीएल में करना चाहिए। मेरे ख्याल से एज के साथ साथ बहुत बेहतर प्लेयर बन जाएंगे पृथ्वी शॉ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, KL राहुल,
रोहित शर्मा, ये चार तो ऑलमोस्ट जो है ओपनिंग स्लॉट के लिए। इसके अलावा विराट कोहली भी कहते हैं कि T20 में मिडिल ऑर्डर में मुझे जगह बनाने के लिए क्या पता मैं भी ओपन कर सकूं। ईशान किशन को इंडिया ने ट्राई किया, उसने भी वहां पर रन किया। तो ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ये बहुत बड़ी गुत्थी बन चुकी है इंडियन क्रिकेट के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए नंबर 1, 2, 3 टीम इंडिया के ओपनर्स कौन है? नहीं, इंडियन टीम में तो देखिए काफी बदलाव करते हैं। विराट कोहली ऐसे कैप्टन है कि वो उनको चेंजेस पसंद है, उनको बैटिंग पोजीशन में वो ऊपर नीचे करते हैं। वो उनका मत अपना तरीका है कप्तानी करने का। और इसीलिए किसी को अभी यहाँ श्योर शॉट बोलना मुश्किल है, पर ऑप्शन बहुत है। इंडियन टीम लकी है कि उनके पास ऐसे टैलेंट हैं कि आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए आपके 1, 2, 3 कौन, 3 ओपनर? T20, हाँ देखिए रोहित शर्मा तो खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा खेलने वाले हैं। केएल राहुल बहुत ही उम्दा बैट्समैन है। उनके पास जो क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, पावर प्ले में जिस तरह बैटिंग करते हैं। थर्ड ओपनर को शिखर धवन की भी बात कर सकते हैं आप। शिखर धवन बहुत अच्छा खेल रहा है। आप अगर नए प्लेयर को चांस देना चाहें तो उसमें ईशान किशन भी है, सूर्य कुमार है, पर शिखर धवन को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया खेलते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ मिडिल ऑर्डर, जो कि आपका एक रोल रहा है इंडियन टीम में कई टाइम से। संजू सैमसन भी है। संजू सैमसन अच्छे प्लेयर हैं। आपके पास सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ना वो काफी साल से आईपीएल खेल रहे हैं। वो नए प्लेयर नहीं है, 8-9 साल से वो खेल रहे हैं। और उनका गेम बहुत बेहतर हो गया है। अभी रिसेंटली जिस तरह से वो कंट्रोल दिखा रहे हैं अपने गेम में, लगातार स्कोर कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। और हार्दिक पांड्या की बात बात करी आपने, वो तो एक अहम कड़ी होंगी ही बीच में, क्योंकि आपको एक नंबर 5-6 पे फिनिशर चाहिए। ऋषभ पंत को रूल आउट नहीं कर सकते आप। वो भी एक उम्दा प्लेयर है। अभी हालिया फॉर्म अच्छा रहा है, तो भी अगर हार्दिक पांड्या के आसपास 5-6 नंबर पे आ जाए तो और स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। सूर्य कुमार यादव के साथ उनको आप ऐड कर सकते हैं। बाकी 3 ओपनर की बात करी। जहां इंडियन टीम फंसती है वो है ऑलराउंडर पोजीशन, जहां 7 या 8 पे, चाहे वो टेस्ट मैच की बात कर लो, चाहे ओडीआई की बात कर लो, T20 की बात कर लो। इवन श्रीलंका दौरे पे मैं अभी टीम देख रहा था, तो वहां भी अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते तो वहां भी दिक्कत आएगी कि भाई छठवां बॉलर कौन है। बिल्कुल। तो इसीलिए इंडियन टीम का जो मुद्दा है वो उनको सुलझाना है कि 6-7 पे जो खेलता है वो ऑलराउंडर इंडियन टीम के लिए कौन है। वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है या स्पिन ऑलराउंडर है। जैसे कुणाल पांड्या का मैं देख रहा था, कुणाल पांड्या अगर खेलते हैं तो बैलेंस टीम बनती है। पर आप चाहल और कुलदीप को बाहर नहीं कर सकते। वो एक्सपीरियंस गेंदबाज, उनको आप खिलाना चाहेंगे पहले। तो इसीलिए हार्दिक पांड्या को बॉलिंग ना करना और फुली फिट ना होना इंडिया के लिए आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप में भी दिक्कत देगा, क्योंकि आपको फिर वो जो ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं वो स्पॉट कमजोर दिखती है। कुछ पॉलिसी डिसीजंस यहाँ विराट कोहली को लेने होंगे T20 विश्व कप में, ऐसा मेरा मानना है कि आपको एक रेगुलर स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए या हम्म। आपको एक मिस्ट्री स्पिनर चाहिए। ये एक पॉलिसी कॉल। आपको एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर चाहिए या आपको सिर्फ एक हार्ड हिटिंग फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि तभी जैसे आपने यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बात करी, आपको जो है अपने बैटिंग ऑर्डर में लंबा डीप बैटिंग करना है या आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन रखना है। तो इन सब पॉलिसी कॉल पर आपको क्या लगता है कि T20 में सबसे क्रिटिकल क्या होता है, बॉलिंग ज्यादा ऑप्शंस रखना या एक लंबी बैटिंग रखना? नहीं, बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए आपको। 6 बॉलर तो चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी एक मैचअप्स की बात करते हैं कि यार मैचअप्स आ गया, लेफ्टी आ गया तो मैं इसको डला दूं। सब भी होता है T20 का। सिर्फ T20 में ही मैचअप्स बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, और होना भी चाहिए। इसीलिए 6 बॉलर तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। चाहे आप कराएं ना, छठवां बॉलर आप साइड में रखें। अगर आपके पांचों बॉलर जॉब कर रहे हैं, अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो छठवां लाने की जरूरत नहीं है। पर जहां आपको लगता है मैचअप्स आ गया तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन हर टीम लेके चलती है। 11 में वो ऑप्शन होना चाहिए। पर इसीलिए मैंने बोला कि जो ऑलराउंडर अगर आपके पास 2 मिल जाते हैं तो वहां पर एक आपकी बैटिंग भी लंबी हो जाती है। जहां आप मान लो रोहित शर्मा या केएल राहुल को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, विराट को भी खेलनी है, तो फिर वो डरे ना कि यार बैटिंग सिर्फ 6 तक ही है, हार्दिक के बाद कोई बैट्समैन नहीं है। वो माइंड में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी ऑलराउंडर आपने ढूंढ लिए, तो 7-8 नंबर की पोजीशन पे वो बॉलिंग भी करते हैं और वो बैटिंग भी करते हैं। ये एक मसला है जो इंडियन टीम को सुलझाना ही पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ।
क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत सबसे क्रूशियल होंगे इस इंडियन टीम में T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं? और क्या आपको लगता है कि अब इस इंडियन टीम में उनका नंबर 4 फिक्स कर देना चाहिए? क्योंकि अगर 20 ओवर्स में ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा ओवर ना मिले तो ये भी शायद सही नहीं हो, या फिर आप कहोगे कि नहीं, हार्दिक के बाद करा दो या सूर्या के बाद करा दो, क्योंकि उनकी भी, वो भी तो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन। हाँ, 10 ओवर मिलने चाहिए। अगर मैं हम लोग जब उनको दिल्ली कैपिटल्स में उनसे हम बात करते हैं, उनको तो पसंद है ऊपर बैटिंग करना। वो कोई भी बैट्समैन ये नहीं बोलेगा भाई मैं 5 ओवर ही खेलना चाहता हूँ बाद में। सबको ओवर खेलना पसंद है, क्योंकि सबको लगता है कि 50-60 ओवर रन बनाओ, 70 मारूं, और मैं आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर बनूं। सबको शौक होता है, सब चाहते हैं कि मुझे ट्रॉफी मिले, मोमेंटो मिले। पर जो टीम रोल की बात करते हैं, रोल में मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को कम से कम 10 ओवर तो मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी चाहे वो आईपीएल में खेल रहे हो, चाहे वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो। क्योंकि 10 ओवर में क्या होता है कि आपके पास 60 बॉलें होती है, आप गेम को प्लान कर सकते हो, बड़ा शॉट कब मारना है, कब सिंगल सिंगल खेलना है, आपके पास टाइम है सेट होने का। तो ऋषभ पंत जब भी खेले, उनका नंबर डिसाइड ना करें आप। उनका अगर ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई है, 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा है, तो नंबर 3, नंबर 4 भी ऋषभ पंत जा सकते हैं। ऐसा भी आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं टीम में। मैं, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आईपीएल के बारे में, और ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ मोहम्मद कैफ, नॉट द असिस्टेंट कोच ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। आई एम आस्किंग कि मोहम्मद कैफ जो फॉर्मर क्रिकेटर इंडियन टीम पे रहे हैं, अगर दिल्ली कैपिटल्स को 4 खिलाड़ी रिटेन करने हैं तो वो कौन से 4 खिलाड़ी होंगे? नहीं सोचा इस बारे में अभी। मुश्किल है, हर टीम के लिए मुश्किल है। कोई भी प्लेयर, देखिए हमारे पास तो जो 11 खेलते हैं वो विवेक 11 इंटरनेशनल प्लेयर, मतलब 11 इंटरनेशनल प्लेयर सब अपने अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। चाहे एनरिक की बात कर लो, रबाडा की बात कर लो, वोक्स की बात कर लो, किसी की बात कर लो, 11 प्लेयर अपने अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, 11 में खेलते हैं वो। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल काम है 4 रिटेन करना। इस बारे में बातचीत स्टार्ट हो गई है अब पर पूरा फोकस तो आईपीएल पे होगा। उसी दौरान ये सब भी चीजें सॉर्ट आउट करनी, तो मैनेजमेंट के लिए काम तो बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने और भी टीमें जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलती हैं, उनके पास भी सेम प्रॉब्लम है। कोई बड़ा मुश्किल होता है कि ये 4 पिक करो, पर यस, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। जो भी छूटेगा वो ऑफकोर्स हमें बुरा फील होगा, पर देखते हैं, अभी इस पे चर्चा होगी, मीटिंग्स होगी, प्लान करेंगे। पर क्या ये थोड़ा डिफिकल्ट आईपीएल होगा फ्रेंचाइज के लिए, कि आधा सीजन निकल चुका है, सिर्फ आधा सीजन बचा है, और इस सीजन खत्म होते ही पीछे T20 वर्ल्ड कप है, तो इंडिया बीसीसीआई के अलावा बाकी सब कंट्रीज भी अपने प्लेयर को मैनेज करने के लिए सोच रही होगी। कितना अलग है ये सेकंड पार्ट ऑफ आईपीएल? नहीं, अलग तो होगा, क्योंकि आपने आधा जो आईपीएल था वो इंडिया में खेला, अब आधा वहां खेलेंगे। वहां का ग्राउंड डायमेंशन अलग है, पिचेस अलग हैं, तो यूज तो होना पड़ता है। पर अच्छी बात ये है कि हम लास्ट आईपीएल वहां खेले, काफी प्लेयर्स ऑलरेडी वहां अबू धाबी, दुबई, शारजा में मैचेस खेल चुके हैं, तो उसका इतना इतना डिफरेंस नहीं आएगा। पर यस, जल्दी हमें यूज टू होना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। पिच को देख के उसका डायमेंशन है, चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। थैंक यू कैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ क्रिकेट में जुड़ने के लिए, और 13 जुलाई आपको फिर मुबारक हो, और हर साल मुबारक हो, और मुबारक होते रहें, क्योंकि वो लम्हा इंडियन क्रिकेट कभी नहीं भूले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।